हेलो बच्चों, जय माता दी। कैसे हो? मजा आ रहा है? आ रहा होगा है ना वेक्टर पढ़ने में? कि ऐसा लग रहा है कि छुट्टी में सर क्या पढ़ाई वढ़ाई हो रही है ना? ठीक है, तो पढ़ना है। ठीक, तो मेरे को सुनने में आया कि सवाल में, छोटे से टुच्चे से सवाल में थोड़ा सा दिक्कत है किसी को। ठीक है, तो आओ उसका डाउट क्लियर करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, आओ। सवाल पहले ध्यान से सुनो। ठीक है, सवाल क्या है कि एक सर्कुलर ट्रैक है। क्या है? सर्कुलर ट्रैक मतलब एक वृत्ताकार, छोड़, एक सर्कुलर ट्रैक है। ठीक, वहां पे कोई पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है, उसकी स्पीड कांस्टेंट है। उसकी स्पीड क्या है? कांस्टेंट। और वो कितनी दी हुई है? 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस होता है। स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस होता है। ठीक है, अच्छा, इस पॉइंट को ए बोला गया। इस पॉइंट को क्या बोला गया? ए। इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को सी, इस पॉइंट को डी। तो हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी दी हुई है, वी ए, वी बी, वी सी, वी डी। ठीक है, तुमसे पूछा गया पहला सवाल कि चेंज इन वेलोसिटी ए बी निकालो। एसी पूछा था ना, चलो पहले एसी ले लेते हैं। चेंज इन वेलोसिटी एसी निकालो, कितना होगा? ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब, चेंज का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। हम किसी में चेंज देखते हैं तो वही देखते हैं ना, फाइनल देन इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल, सिंपल, यही देखते हैं ना चेंज। तो क्या हो जाएगा? फाइनल। वी, कौन फाइनल है, ए या सी? क्योंकि ए तो पहले आ रहा है, सी, सी क्या हो गया हमारा? फाइनल। तो वी सी माइनस वी ए, ये वेक्टर फॉर्म में है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक, अच्छा, तो पहले यहां पे देखना पड़ेगा कि वी ए का डायरेक्शन किधर है। क्योंकि अच्छा, वीसी पहले पूछा, सॉरी, वीसी। तो वीसी का डायरेक्शन देखो, इधर है। तो वीसी का डायरेक्शन देख लो भाई, ये हो गया तुम्हारा वीसी। वीए का डायरेक्शन किधर है? इधर। वीए का डायरेक्शन इधर है। क्या हमको दो वेक्टर मिले? मिले, दो वेक्टर मिले। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री। ठीक, तो तुमसे पूछा गया कि भैया मैग्नीट्यूड कितना होगा। तुमसे पूछा गया कि बताओ चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी। चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी? अच्छा, अगर इसको बहुत ध्यान से देखो तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, वीसी, वीसी प्लस माइनस ऑफ वीए, माइनस ऑफ वीए। क्यों वीए? देखो, ऐसा इसीलिए लिख रहे हैं हम। ठीक है, बात समझ में आ रही? देखो, ठीक, देखो, अच्छा, ये अगर एक डायरेक्शन को हम प्लस लेते हैं, क्या लेते हैं? एक डायरेक्शन को प्लस ले लेते हैं ऐसे। ठीक है, इस वाले डायरेक्शन को प्लस ले लिया। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि सोचो ये प्लस एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस होगा क्या? ठीक, अच्छा, इसमें सोच के देखो कि हमें निकालना है वीसी माइनस वीए। तो ये प्लस वीए है, तो माइनस वीए करेंगे तो इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा? इधर। ये क्या हो जाएगा? माइनस वीए। ये क्या हो जाएगा? माइनस वीए। ठीक, अच्छा, माइनस वीए। ठीक है, बात समझ? नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर याद है ना? नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। ठीक, ये कितना हो जाएगा? माइनस वीए। अच्छा, तब जब ये माइनस वीए हो जाएगा तो वीसी और वीए के बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। कितना होगा? 0 डिग्री। तब हम रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर से निकाल सकते हैं, क्या होता है? वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर प्लस 2 VA VB कॉस, एंगल कितना है? 0 डिग्री। एंगल कितना है? 0 डिग्री। निकाल सकते हैं ना? ये उल्टा क्यों हुआ? पहले इस डायरेक्शन में था वीए, ठीक है, क्योंकि यहां से हमने ग्राफ लिया था। वीए इधर है, वीसी इधर है, वीए इधर है, वीसी इधर है। ठीक है, तो वीए हमने इधर लिया, वीसी इधर लिया, लेकिन हमें चाहिए क्या? माइनस वीए। हमें चाहिए क्या? माइनस वीए। तो माइनस वीए करने के लिए उसका डायरेक्शन अपोजिट कर देना पड़ेगा। ठीक है भैया, तो हमने डायरेक्शन अपोजिट कर दिया। ठीक है, तो जब डायरेक्शन अपोजिट कर दिया, इसको माइनस वीए कर दिया, तब देखो वीसी और वीए के बीच का डायरेक्शन कितना है? 0 डिग्री। वीए
सॉरी VC और VA के बीच का डायरेक्शन कितना है 0 डिग्री। ओके, तो जब 0 डिग्री डायरेक्शन हो गया तो अब यहां से इक्वेशन क्या आएगा, देखो रूट अंडर VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर प्लस 2 VA VB, क्या आएगा VA VB। अब देखो क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है VA प्लस VB का होल स्क्वायर का रूट, ठीक, और इसको रूट से हटाएंगे, ठीक है, इसको किससे हटाएंगे रूट से हटाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली VA प्लस VB, ये कितना हो जाएगा सिंपली VA प्लस VB। अब VA और VB की वैल्यू पता है कितनी है, मैग्नीट्यूड 20, तो 20 20 कितनी हो गई 40, 20 प्लस 20 कितनी हो गई 40। आई बात समझ में, सिंपल। बस ये चीज यहां पे हमको समझना है कि चेंज इन वेलोसिटी जो होगी वो कितनी होगी, अगर हमें ए से सी के बीच में चेंज निकालना है तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो कितना हो जाएगा VC माइनस VA, VC माइनस VA, तो कितना हो जाएगा VC प्लस माइनस VA, हो गया। बाकी एक बार क्या कर दो ना, VA को नेगेटिव वेक्टर बना दो, अब देख लो दोनों के बीच का एंगल कितना है। इसको बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से समझना है, ऐसे सवाल आगे आएंगे, ठीक है। अब भी कोई डाउट रहा क्या, चलो ये हो गया। दूसरा सवाल क्या था कि चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है, कहां कहां पे चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है, A B के बीच में चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है, तो A और B के बीच में अगर निकालेंगे, A और B के बीच में, अच्छा इससे पहले देख लो कि जब दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो, जब दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो तब अगर हम सिंपली प्लस कर दें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जबकि हमने यहां पे भी प्रूफ किया था ना, अगर थीटा 0 डिग्री हो तो फाइनल रिजल्ट कैसे आता है VA प्लस VC, यही आया था ना, VC प्लस VA यही आया था। इसका मतलब क्या है कि दोनों वेक्टर अगर एक ही डायरेक्शन में है तो अगर हम उसके मैग्नीट्यूड को सिंपली प्लस भी कर दें तब भी हमको रिजल्टेंट मिल जाएगा, ठीक। वैसे ही अगर अपोजिट होगा तो माइनस कर देंगे तो हमको उसकी वैल्यू, रिजल्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। आई बात समझ में, ये चीज ध्यान रखना है। कैसे उसको करेंगे, अब जो हमारी वैल्यू आती है ना VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर प्लस 2VA VB, या C था ना, C। अब अगर अपोजिट होता तो कितना एंगल हो जाता 180, तो cos 180 की वैल्यू कितनी होगी, cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो यहां पे माइनस आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा VA माइनस VC का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और जब हम इसको रूट से हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा सिंपली VA माइनस VC। आई बात समझ में, सिंपल कैलकुलेशन करके देख लेना है, तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो, अभी हमारा नेक्स्ट टारगेट है क्या, VA माइनस VB निकालना। हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, VA माइनस VB निकालना। तो फाइनल कौन होगा, A या B, B फाइनल होगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, VB माइनस VA, VB माइनस VA, ठीक। अच्छा बहुत बढ़िया, तो अब इसको पहले वेक्टर डायग्राम बनाओ। कैसा डायग्राम बनाओ, वेक्टर डायग्राम। इसमें नेगेटिव कौन है, VA, कौन नेगेटिव है VA, तो इसको नेगेटिव बनाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो VB है वो वैसे का वैसा ही रहेगा, VB वैसे का वैसा ही रहेगा। VA इस डायरेक्शन में, अभी बहुत ध्यान से देखो, VA इस डायरेक्शन में, ठीक। तो माइनस VA लिखेंगे तो क्या ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा, क्या माइनस VA इस डायरेक्शन में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक। माइनस VA इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तब रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, अब यहां पे देखो, इसको मिटा दो, क्या माइनस VA लिखना है हमें, ठीक है, क्योंकि VB माइनस VA लिखना है। अब कैसे करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ लगाना पड़ेगा। पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका इस VA को यहां पे लिख सकते हैं, क्या माइनस VA को, ठीक है। तो ये वाला जो डायगोनल होगा वो कितना हो जाएगा, VB माइनस VA, VB माइनस VA। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो बताओ VAB कितना हो जाएगा, चेंज VAB कितना हो जाएगा, VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर, या ऐसे लिखो
VB माइनस VA। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है चेंज VAB का तो कैसे हो जाएगा, इसको वही फॉर्मूला VB स्क्वायर प्लस VA स्क्वायर प्लस 2 VA VB cos 90, ठीक, cos 90। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, VB की वैल्यू कितनी है 20, तो कितनी हो जाएगी रूट अंडर 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 0, तो कितना हो जाएगा √2 20 या 20 √2 सिंपल मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितनी हो जाएगी 20 √2 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में? हाँ, तो ये हो गया तुम्हारा एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक, अच्छा इसमें एक दो सवाल हम लोग और बनाएंगे, ठीक है। सवाल हमारे है कि मान लो, सवाल एक बार सवाल अच्छे से सुनना, मैं लिख नहीं रहा हूं पढ़ रहा हूं, ठीक है। सवाल हमारा है कि 2 इक्वल फोर्सेस हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर, ठीक है। 2 इक्वल फोर्सेस हैविंग देयर रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर एट व्हाट एंगल दे आर इंक्लाइंड, एट व्हाट एंगल दे आर इंक्लाइंड। फिर से सवाल सुनो, 2 इक्वल फोर्सेस, फोर्सेस यहां पे क्या है 2 और दोनों इक्वल है, ठीक है। हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर, दोनों का रिजल्टेंट मतलब कोई भी एक फोर्स के बराबर है, ठीक। तो पूछा गया है एट व्हाट एंगल दे आर इंक्लाइंड, एट व्हाट एंगल दे आर इंक्लाइंड। बात समझ में आया? ठीक है, चलो यानी सवाल बनाते हैं, एट व्हाट एंगल दे आर इंक्लाइंड। सवाल समझना है, देखो क्या है कि सिंपल डायरेक्ट सवाल तो आएंगे नहीं कि भाई थीटा दे दिया, F1 दे दिया, F2 दे दिया, डायरेक्ट तुमको निकालो, ऐसा सवाल तो नहीं आएगा। अब इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड सवाल आता है हमेशा। कैसा सवाल आता है? एप्लीकेशन बेस्ड सवाल आते हैं, एप्लीकेशन होता है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझना। अब हमारे पास 2 फोर्सेस है, मान लो F1 एंड F2, ठीक है। F1 एंड F2 2 फोर्सेस है। उसके बाद क्या बोला है, हैव देयर 2 इक्वल फोर्सेस, यानी F1 जो है वो F2 के बराबर है और इसका रिजल्टेंट कुछ भी F है, ठीक है। F क्या है, वो या तो F1 के बराबर है या F2 के बराबर है, ठीक है। तो ये जो F है रिजल्टेंट फोर्स, F जो है वो किसके बराबर है, F1 के बराबर है या तो F2 के बराबर है, ठीक है। F के बराबर है या किसके बराबर है, F2 के बराबर है, ठीक है। बात समझ में आया? तो तुमसे ये पूछा गया है कि एंगल बिटवीन F1 एंड F2, एंगल बिटवीन F1 एंड F2 इज इक्वल्स टू 1। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा फॉर्मूला रिजल्टेंट का लिखना है, F इज इक्वल्स टू, क्योंकि F क्या है हमारा रिजल्टेंट फोर्स है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। हमें थीटा ही चाहिए, ठीक। अच्छा बहुत बढ़िया। अब अगर बहुत ध्यान से देखो तो क्या कर सकते हैं, F1 को, क्योंकि F1 F2 और F तीनों इक्वल है, F1 F2 और F क्या है, तीनों इक्वल है। F1 F2 और F क्या है, तीनों इक्वल है। ये कहां से पता चला, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, तीनों इक्वल है। तो इसका मतलब यहां पे हम F स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको भी F स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको भी F स्क्वायर कॉस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि F1 इंटू F2 क्या हो जाएगा, F स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि F1 की वैल्यू F है और F2 की वैल्यू कितनी है F, ये हो गई F। अब देखो F इज इक्वल्स टू, यहां से F स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और जब ये रूट से बाहर आएगा तो F होगा क्या, यहां पे हमारे पास कितना बचा, 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा, 1 प्लस 1 2 कॉस थीटा। इस F ने इस F को कैंसिल कर दिया, क्या बचा, 1 इज इक्वल्स टू रूट अंडर 2 प्लस 2 कॉस थीटा। यहां से दोनों साइड स्क्वायर करोगे, इसको भी स्क्वायर करोगे और इसको भी स्क्वायर करोगे तो रूट रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास यहाँ पे 1 इज इक्वल्स टू, यहां से देखो 2 कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा,
1 प्लस कॉस थीटा बचेगा। ठीक, अच्छा यहां से देखो 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं 1/2। 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/2। तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस 1, दैट इज -1/2, दैट इज -1/2। तो अब बताओ कॉस थीटा में -1/2 कब होगा, बोलो -1/2 कब होगा, जब 120 डिग्री होगा, जब 120 डिग्री होगा। बात समझ में आई, कितने पे होगा 120 डिग्री पे। निकाल लो ना cos 120 की वैल्यू निकालो, कैसे निकालोगे, cos 120 इसको लिख सकते हैं cos 90 प्लस 30। cos 90 प्लस 30 कितना होता है माइनस, ये किस कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट में cos क्या होता है नेगेटिव, सेकंड कोऑर्डिनेट में cos क्या होता है नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा माइनस cos, cos किस में चेंज हो जाता है साइन में, तो साइन 30 डिग्री, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो ये कितना हो जाएगा -1/2, यानी -1/2 cos की कितनी वैल्यू हो जाएगी, इसको क्या लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 आया, यानी cos थीटा इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं cos 120 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया, थीटा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। आई बात समझ में, थीटा की वैल्यू कितनी होगी 120 डिग्री। ठीक है, तो बस फिजिक्स बस इतना ही है, फिजिक्स बस इतना ही है, बाकी तो लॉजिक है, बाकी तो लॉजिक और मैथमेटिक्स है। तो मैथमेटिक्स हमने तुम्हें बता दिया है कैसे क्या करना है, अब थोड़ी बहुत लॉजिक तुम्हें सीखना है धीरे धीरे। ये जो लॉजिक लगाने का तरीका है ना, वो भी तुम्हें धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक है, जितना सवाल सॉल्व करोगे उतना तुम्हें लॉजिक आने लगेगा। बात समझ में आए, ठीक है, एक दूसरा सवाल लेते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल ये है कि दो फोर्स है, टू फोर्सेस, ठीक है, दो फोर्सेस हैं, मान लेते हैं दोनों फोर्स क्या है F1 एंड F2, टू फोर्सेस आर F, नेक्स्ट प्रॉब्लम F1 एंड F2, टू फोर्सेस आर F1 एंड F2। तुमसे ये पूछा गया, ये तुमसे पूछा नहीं गया, तुम्हें ये बताया गया कि दोनों का जो रेशियो है F1 और F2 का जो मैग्नीट्यूड का रेशियो है वो 3/5 है। कितना है 3/5। ठीक है, टू फोर्सेस हुज मैग्नीट्यूड आर इन रेशियो, इन दोनों फोर्सेस का रेशियो कितना है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का रेशियो कितना है, इसको मैग्नीट्यूड के साइन में लिख सकते हो ऐसे। ठीक है, ये कितना है 3/5। ठीक है, और इसका जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, ठीक है, रिजल्टेंट यानी F जो है, ठीक है, या रिजल्टेंट लिखते हैं ना, रिजल्टेंट F का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है 28 न्यूटन, कितना है 28 न्यूटन। ठीक है, और F1 और F2 के बीच का जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री, F1 और F2 के बीच का जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री। तो तुमसे ये पूछा गया कि F1 और F2 का मैग्नीट्यूड निकालो। F1 कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ F1 क्या होगा एंड मैग्नीट्यूड ऑफ F2 क्या होगा, ये तुमसे पूछा गया। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ F1 एंड F2, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ F1 एंड F2, ये तुमसे पूछा गया। कुछ नहीं करना है, सिंपल है। ठीक है, सवाल समझ में, फिर से देखो, दो फोर्सेस हैं F1 एंड F2, F1 और F2 के मैग्नीट्यूड का रेशियो 3/5 दिया हुआ, रिजल्टेंट इतना दिया हुआ, एंगल इतना दिया हुआ है, F1 एंड F2 पूछा गया। तो मान लेते हैं कि एक फोर्स F है, F1 कितना है, मान लेते हैं ऐसे कि इसको कैसे बनाते हैं, रिजल्टेंट वाले को कैसे बनाते हैं। ठीक है, सोचो कि अगर एक फोर्स, ठीक है, एक फोर्स X है, ठीक है, या ऐसे मान लो ऐसे कि F1 हो गया 3x और तो F2 कितना हो जाएगा बोलो 5x। ऐसा कभी रेशियो वाले सवाल बनाए हो तुम लोग, रेशियो वाले सवाल देखो, अगर हम सिंपल एक नॉर्मल x मान लेते हैं तो F1 को अगर हम 3x लिखेंगे और F2 को 5x लिखेंगे तो रेशियो F1/F2 3/5 भी तो रहना है।
नहीं आया, नहीं आया समझ में? सिंपल। मैंने क्या बोला कि अगर हमने x मान लिया कोई एक जनरल, ठीक है, तो सोचो कि F1 बार F1 कितना हो जाएगा 3x और F2 कितना हो जाएगा 5x। तो F1 बाय F2 कितना होगा 3/5 ही तो होगा, 3/5 ही तो होगा। आई बात समझ में? चलो अब देखो, अब बस फॉर्मूला लगा दो रिजल्टेंट का। F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, 2F1 F2 cos थीटा। ये कितना हो गया देखो, F1 स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 25x स्क्वायर प्लस ये कितना होगा 2 इंटू 3x इंटू 5x cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का रूट, ठीक। और f कितना दिया हुआ है तुम्हारा 28, f कितना दिया हुआ है 28, ठीक है, इतना दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, जोड़ लो इसको, कितना हो जाएगा 9x प्लस 25x, और अगर बहुत ध्यान से देखो तो यहाँ पे x स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ठीक। तो x बाहर आ गया, बचा हमारे पास यहाँ कितना, यार रहने दो बाहर नहीं करते, 9x प्लस 25x कितना हो गया 34x स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, 5 3 जा 15, 15x स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बोलो 49x स्क्वायर, दैट इज 7x, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया 28 इज इक्वल टू 7x, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 28/7, दैट इज इक्वल टू 4, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या हो गया कि जो F1 है वो कितना हो जाएगा 3 इंटू 4, दैट इज 12 न्यूटन, और F2 कितना हो जाएगा 5 इंटू 4, दैट इज 20 न्यूटन, ठीक। अब देखो भाई रेशियो निकाल रहा है F1 और F2 का, F1 बाय F2, F1 कितना है 12, F2 कितना है 20, इसको 4 से काटो 3 5, यानी 3:5, मतलब जो पढ़े जो समझे वो सही है, जो पढ़े जो समझे वो बिल्कुल सही है। आई बात समझ में? सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, ठीक। अच्छा, तुम लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे अगर रेशियो कुछ और हो जाता, 3:4 के जगह पे मान लो रेशियो हो जाता 4:5, तब भी तो तुम निकाल सकते थे, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है, वैल्यूज कुछ अलग आएंगे, बाकी तो करना वही है, ठीक। तो ऐसे बनते हैं, ऐसे डायरेक्ट सवाल का उम्मीद नहीं रहता है हमारा कि भाई थीटा दिया हुआ है F1 दिया हुआ है, बाकी थोड़ा सा लॉजिक और थोड़ा सा कैलकुलेशन हमें करना है, ठीक। चलो आओ, आज हम लोग पढ़ेंगे आज हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंपोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। क्या पढ़ेंगे हम लोग आज, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, इसमें क्या होता है देखो, सिंपल सा बात समझने का है इसमें, ठीक है, सिंपल सा बात समझने का है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा यूज होगा, ठीक है। सिंपल सा बात क्या है देखो, जैसे मान लो हमारा कोई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक, एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, यहां पे एक पार्टिकल रखा हुआ है, ठीक है, यहां पे एक पार्टिकल रखा हुआ है, ठीक। इस पार्टिकल पे इधर एक फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं 20 न्यूटन का। कितना का फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का, ठीक। कितने एंगल पे लग रहा है, मान लेते हैं 30 डिग्री पे लग रहा है। कितने पे लग रहा है 30 डिग्री पे लग रहा है, ठीक लग रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये पार्टिकल जिधर फोर्स लग रहा है उधर जाएगा,
जिधर फोर्स लग रहा है उधर जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अगर हम कुछ टाइम बाद अगर फिर से ड्रॉ करें तो ये पार्टिकल कहीं ऐसे होकर के यहां तक पहुंच जाएगा। ठीक है, फोर्स अभी भी इसी डायरेक्शन में कितने एंगल पे लग रहा है, 30 डिग्री पे लग रहा है। ठीक, अब सोचो एक चीज यहां पे ध्यान दो, क्या इसमें एक्स एक्सिस की तरफ भी डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक्स हुआ, क्या इसमें वाई एक्सिस में भी डिस्प्लेसमेंट हुआ, हुआ, ये वाई एक्सिस में भी डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, अब सोचो दूसरा केस। ठीक है, अब सोचो कि वही पार्टिकल है, वहीं पे रखा है, हमने इस पे जो फोर्स लगाया है, हमने इस पे जो फोर्स लगाया है वो किधर लगाया है, एक्स एक्सिस की ओर। ठीक है, किधर लगाया है, एक्स एक्सिस पे उतना ही फोर्स लगाया। ठीक, कुछ टाइम बाद इसकी जो पोजीशन होगी वो यहां पे हो जाएगी, फोर्स अभी भी उधर ही लग रहा है 20 न्यूटन। अब पोजीशन पार्टिकल का पहले सेंटर पे था, अब यहां पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, एक्स एक्सिस में। क्या इसमें कोई भी वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट है, नहीं, कोई भी वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो अगर वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसका मतलब साफ साफ पता चलता है कि वाई एक्सिस में कोई फोर्स नहीं लगा है। ठीक है, बोलो क्यों, क्योंकि कोई भी बॉडी उधर ही डिस्प्लेस होगा जिधर उस पे फोर्स लगेगा, कोई भी बॉडी उधर डिस्प्लेस होगा जिधर उस पे फोर्स लगेगा, कोई भी बॉडी उधर ही डिस्प्लेस होगा जिधर उस पे फोर्स लगेगा या लग रहा है। ठीक है, तो इससे हमें यह समझ में आया कि इस पे सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पे लग रहा है। सिंपल से सोच के देखो कि अगर फोर्स हम इधर लगाते, इधर ना लगा करके अब इधर लगा रहे हैं, ठीक है, ये फोर्स इधर नहीं लग रहा है, इधर लग रहा है, तो पार्टिकल अब किधर डिस्प्लेस होगा, बोलो, ऊपर की ओर। किधर डिस्प्लेस होगा, ऊपर की ओर। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक, ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक, इसका मतलब देखो कि अगर y एक्सिस में फोर्स लगा तो y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट, अगर x एक्सिस में लगा तो x एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक, आ रही बात समझ में। अब यहां पे एक चीज गौर करने वाली बात है कि इस केस में दोनों तरफ फोर्स लग रहा है, एक्स एक्सिस में भी फोर्स लग रहा है और वाई एक्सिस में भी फोर्स लग रहा है, एक्स एक्सिस में भी फोर्स लग रहा है और वाई एक्सिस में भी फोर्स लग रहा है। तब तुमसे ये पूछा गया कि भैया बताओ एक्स एक्सिस में कितना फोर्स लगा। ठीक है, एक्स एक्सिस में इस केस में पूछा गया एफ एक्स कितना है और इस केस में पूछा गया एफ वाई कितना है। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया, एक्स एक्सिस में फोर्स कितना लग रहा है और वाई एक्सिस में फोर्स कितना लग रहा है, क्योंकि जब ये पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है तो एक्स एक्सिस में भी हो रहा है और वाई एक्सिस में भी हो रहा है। और इसके जस्ट बाद हमने क्या देखा कि अगर फोर्स सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में लगता तो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक्स एक्सिस में होता, लेकिन और अगर अगर फोर्स वाई एक्सिस में लगता तो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस में होता। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे दोनों तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी। इसका मतलब क्या हो गया कि इस पे दोनों तरफ फोर्स लग रहा है, एक्स एक्सिस में भी फोर्स लग रहा है और वाई एक्सिस में भी फोर्स लग रहा है। बात समझ में आया। तो सवाल ये है कि एफ एक्स फोर्स जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ कितना है, फोर्स जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ कितना, इसी को बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। या अगर हम फोर्स की जगह एक वेक्टर ले लें तो इसी को बोला जाता है कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। इसको क्या बोला जाता है, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। सीधा सीधा बात है कि एक्स एक्सिस की ओर हमें कोई एक वेक्टर का कंपोनेंट लिखना है और वाई एक्सिस की तरफ जो वेक्टर है उसका कंपोनेंट लिखना है। कंपोनेंट का मतलब होता है कि इसका एक पार्ट। ठीक है, कंपोनेंट का मतलब क्या हो गया, इसका एक पार्ट। इसका एक पार्ट क्या है, यही चीज। बात समझ में आया। तो हम इसको एक जनरल तरीके से देखेंगे, इसको क्या करेंगे, एक जनरल तरीके से देखेंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे, जनरल तरीके से देखेंगे। देखो जैसे एक वेक्टर ये है, ठीक है, कोई भी वेक्टर ले लेते हैं, मान लो वेक्टर ए ले लिया। ठीक है, ये क्या है, वेक्टर ए। कितने का एंगल बन रहा है, ये थीटा। कितने का एंगल बन रहा है, थीटा। तो एफ ले तो ज्यादा अच्छा लगता है, एफ। ठीक है, तो
तुमसे बोला गया कि Fy कितना है और ये Fx कितना है। ये क्या हो जाएगा Fx और ये क्या हो जाएगा Fy। तुमसे पूछा गया Fx कितना है और Fy कितना है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना। ये तो हमें F पता ही है, ये F है हमें पता ही है, ठीक। तो अब देखो यहां पे तुम्हें दो फॉर्मूला लगाना है। अगर पहले cos x लगाते हैं, cos x का क्या होता है v बाय h, तो इसका मतलब क्या हो गया fx बाय f, ठीक है, fx बाय f। तो fx कितना हो जाएगा f cos थीटा, fx कितना हो गया f cos थीटा। सिमिलरली साइन के लिए लगा लो, साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एफ वाई बाई एफ, यानी एफ वाई की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी एफ साइन थीटा। एफ वाई की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी एफ साइन थीटा, ठीक। ये हो गई सिंपल बात, समझ में आया। तो ये होता है कंपोनेंट। ये क्या बताता है फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर हमें एक्स और वाई एक्सिस के अगर अलोंग फोर्स मिल जाए ना तो हम बहुत अच्छे तरीके से उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बात समझ में आया। हाँ, और इन जनरल क्या याद रखना है कि जिस एक्सिस के साथ थीटा होगा, जिस एक्सिस के साथ थीटा होगा उधर कॉस थीटा आएगा। क्या बोला, जिस एक्सिस के साथ थीटा होगा उधर कॉस थीटा आएगा, ठीक है। मतलब अगर यहां पे थीटा किसके साथ अटैच्ड है कॉस के, सॉरी एक्स एक्सिस के साथ, तो एफ एक्स में कॉस आ रहा है, ठीक। अगर थीटा वाई एक्सिस के साथ अटैच्ड होता तो क्या आता है वाई के साथ कॉस आता, ठीक। अभी थीटा किसके साथ अटैच्ड है एक्स एक्सिस के साथ, तो क्या आ रहा है ये, ठीक। और उसके परपेंडिकुलर में साइन होता है। जैसे एक एग्जांपल यहां पे लेते हैं, देखो मान लेते हैं ये ऐसे, एक दूसरा वेक्टर लेते हैं ए, ठीक है, एक ए वेक्टर लिए, ये तुम्हारा वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा, ठीक। तो तुमसे पूछा गया ए एक्स एंड ए वाई क्या होगा, ए एक्स एंड ए वाई क्या होगा, ठीक। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल, यहां से क्या ये ए एक्स हो जाएगा और ये ए वाई हो जाएगा। वही कॉस थीटा की वैल्यू यूज करो, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा ए है, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है बी बाय एच, तो ए वाई बाय ए, तो ए वाई क्या हो गया ए कॉस। हाँ, तो हमने क्या सीखा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, हमने क्या सीखा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, ओके, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कितना प्रैक्टिकल एग्जांपल है सोचो। एन एरोप्लेन टेक्स ऑफ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इट इज इफ इट्स वेलोसिटी इज 200 किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेट इट्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी, ठीक है। क्या दिया हुआ है हमारा दिया हुआ है एक एरोप्लेन है जो कितने पे टेक्स ऑफ करता है 60 डिग्री पे, ठीक है, और उस वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी है 200 किलोमीटर पर आवर। तो तुमसे पूछा गया कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, तुमसे क्या पूछा गया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, ठीक है। आओ बनाते हैं इसे, ठीक। देखो इसको कैसे बनाएंगे, जैसे मान लो ऐसे, ठीक, एरोप्लेन ऐसे जा रहा है, इसका वेलोसिटी कितनी है 200, ऐसे 200, ठीक। कितने एंगल पे है ये एक्स एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ कितने का एंगल बनाता है 60 डिग्री का, ठीक। तो तुमसे पूछा गया कि Vx यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है और वर्टिकल वेलोसिटी कितनी, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेलोसिटी तुमसे पूछा गया, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, यहां पे क्या ये VH हो जाएगा, सॉरी वर्टिकल है ना, वर्टिकल वेलोसिटी, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, क्या ये VB हो जाएगा वर्टिकल वेलोसिटी और ये क्या हो जाएगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ठीक है। तो VH को लिख सकते हैं, देखो VH को क्या लिख सकते हैं V
कॉस थीटा। v कितनी है हमारी 200 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो vh को v cos थीटा लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना vh। इसका इधर कंपोनेंट, तो इधर कितना लिखते थे, जिधर थीटा होता था उधर कितना आया cos थीटा, उधर कितना आया cos थीटा, तो ये कितना हो जाएगा v cos थीटा। v की वैल्यू कितनी है 200 cos 60, cos 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 200 इंटू 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 1/2, यानी ये कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर। यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है उसकी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसी तरह वर्टिकल वेलोसिटी कितनी निकाल लेंगे, वर्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू हो जाएगा v sin थीटा। कितनी हो जाएगी v sin थीटा, v कितनी है 200 sin 60, sin 60 डिग्री। ठीक है, तो 200 इंटू साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बोलो √3/2, तो ये कितना हो जाएगा 100, तो कितना आ गया 100√3 किलोमीटर पर आवर, 100√3 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई इसकी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेलोसिटी। ठीक है, अगर हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी को ऐड करेंगे वेक्टर के फॉर्म में तो हमको 200 फिर से वापस मिल जाएगा। आओ करके देख लेते हैं। देखो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √VH स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर प्लस 2VV cos 90, क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच का एंगल कितना है 90, तो 90 अगर है तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती, लिख ही देते हैं भाई, चलो 2VH VV cos 90 हो गया, cos 90 की वैल्यू 0। ठीक है, तो ये पूरा टर्म तो वैसे भी 0 हो जाना है, तो इसका देखो यहां पे देखो 100 का स्क्वायर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 100 का स्क्वायर प्लस वर्टिकल वेलोसिटी में कितना है देखो 100√3 का होल स्क्वायर का रूट, यहां से 100 कॉमन ले लो, यहां कितना बचा हमारा 1 और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहां पे √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का रूट। ठीक, तो कितना हो जाएगा बोलो 4 का रूट 2, 2 इंटू 100 200, सेम आ गया ना, ये होती है। ठीक है, तो ये ऐसे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का यूज होता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कैसे हम बना सकते हैं, नेक्स्ट कैसे बना सकते हैं, नेक्स्ट देखो जैसे मान लो ये लॉज ऑफ मोशन में बहुत इस तरह के सवाल आएंगे। जैसे देखो एक ऐसी कोई बॉडी, ठीक है, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ऐसे रखा हुआ, ठीक, इस पे एक फोर्स लगा रहे हैं हम इधर हॉरिजॉन्टल के साथ, मान लेते हैं ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितना का एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, इधर फोर्स लगा रहे हैं मान लो 100 न्यूटन का। ठीक है, इधर फोर्स लगा रहे हैं 100 न्यूटन का। तो क्या होगा, तुमसे ये पूछा गया कि हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालो और वर्टिकल फोर्स निकालो। ठीक, हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालो और वर्टिकल फोर्स निकालो। ठीक है, कैसा फोर्स निकालना, हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्स। ठीक है, तो एफ एच को लिख सकते हैं क्या 100 cos 60। ठीक है, क्योंकि इसके साथ तो cos आ जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 100 इंटू cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, दैट इज 50। सिमिलरली एफ वी कितनी हो जाएगी बोलो 100 sin 60, 100 sin 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3/2, यानी 50√3। ठीक, आ रही बात समझ में। अब हम एंगल कुछ भी ले सकते हैं, दोनों बार 60 लिया, ये कोइंसिडेंट है, लेकिन हम कुछ भी ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं, 40 ले सकते हैं। 40 नहीं लेंगे क्योंकि उसमें उसकी वैल्यू निकालने में दिक्कत होगी, 45 ले सकते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में। हाँ, ये हो, तो ऐसा होता है एप्लीकेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे। ठीक है, चलो अब देखो हमारा नेक्स्ट ये हो गया कंपोनेंट। अब एक चीज हम लोग पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन। क्या पढ़ेंगे, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, प्रोडक्ट, क्या पढ़ेंगे, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। क्या पढ़ेंगे, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स।
ठीक है, मतलब दो वेक्टर का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अब वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, दो तरीके होते हैं, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डॉट प्रोडक्ट। और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट, और इसको बोला जाता है, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट को सिंपली कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे, डॉट। और क्रॉस को कैसे डिनोट करेंगे? ऐसे। ठीक, बात समझ में आ रही है? तो दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के दो तरीके होते हैं। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के दो तरीके होते हैं। कौन कौन सा? एक स्केलर प्रोडक्ट और एक वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे हम सारी चीजों का डिस्कस करेंगे। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है और वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। बात समझ में आ रहा है? हाँ, आओ पहले जानते हैं स्केलर प्रोडक्ट। कैसा प्रोडक्ट? स्केलर प्रोडक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग स्केलर प्रोडक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, आओ पढ़ते हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। देखो क्या होता है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। अगर हमारे पास दो वेक्टर है, इफ वेक्टर ए एंड बी आर टू वेक्टर्स and theta be the angle between them, theta be the angle between them, तब जो ये डॉट प्रोडक्ट theta be the angle between them, then dot product is defined as कैसे डिफाइन करेंगे डॉट प्रोडक्ट को? ए डॉट बी, ए डॉट बी। बात समझ में आया? ए डॉट बी, थोड़ा ऊपर लिखते बीच में, ए डॉट बी। ए डॉट बी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं। ऐसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं। डॉट प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करते हैं कि अगर हमारे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, देन और क्या है? थीटा उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है, एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, देन डॉट प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज ए डॉट बी। देन डॉट प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज ए डॉट बी। दिस इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ये इसका डेफिनेशन है। ठीक, चलो अब हम छोटी छोटी बातें इसमें समझते हैं। ये बहुत आसान होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे सबसे पहला अगर यूनिट वेक्टर हम बात करें एक्स एक्सिस की ओर, तो उसको आई कैप बोलते हैं। क्या? आई कैप। ठीक, वाई एक्सिस की ओर क्या होता है? जे कैप। ठीक, और जेड एक्सिस की ओर क्या होता है? के कैप। जेड एक्सिस की ओर क्या होता है? के कैप। तो आओ सबसे पहले इन तीनों यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट देखते हैं। ठीक है, पहला हमारा एग्जांपल है डॉट प्रोडक्ट बिटवीन आई एंड जे। तो आई डॉट जे करेंगे। ठीक है, ये हो गया डॉट प्रोडक्ट निकालना, आई डॉट जे। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे इंटू कॉस थीटा। होगा फॉर्मूले से? हाँ होगा। अच्छा, आई कैप एक यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 इंटू ये जे कैप भी यूनिट वेक्टर है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1।
इंटू कॉस, ठीक है कॉस। अच्छा आई और जे के बीच का एंगल कितना होगा, आई और जे के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो 90 कॉस 90 की वैल्यू कितनी होगी 0, यानी अल्टीमेटली क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब हो गया आई डॉट जे इज इक्वल्स टू 0। सिमिलरली देखो अगर तुमसे ये पूछा जाए आई डॉट के निकालना, तो तुम फिर वही करोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे इंटू कॉस 90 डिग्री, क्योंकि आई और जे के बीच के है ना, सॉरी के, तो आई और के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री, एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ठीक है भैया, आई और के बीच में 90 डिग्री हो गया, तो अल्टीमेट फिर क्या आ गया 0, अल्टीमेट फिर क्या आ गया 0, ठीक। अच्छा ठीक है भाई, नेक्स्ट सवाल अगर तुमसे ये पूछा जाए कि आई और आई के बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, आई और आई के बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन आई डॉट आई, आई और आई के बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, तो हम वही वाला जो बेसिक फॉर्मूला है वो करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कॉस आई, दो आई, इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ है, दोनों का डायरेक्शन कितना है एक ही तरफ है, इसका मतलब दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा, दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा 0 डिग्री होगा, यानी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो सोचो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1, तो अल्टीमेटली हमको क्या मिलेगा 1, अल्टीमेटली हमको क्या मिलेगा 1। सिमिलरली तुम बताओ j प्लस जे कितना होगा, सॉरी j डॉट जे कितना होगा, ये भी 1 होगा ना, ये भी 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि फिर वही लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ जे कॉस 0, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कॉस 0। अब सोचो cos 0 की वैल्यू 1 और सारे का मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ठीक। सिमिलरली क्या हो जाएगा k डॉट के, ये भी 1, ठीक है। नेक्स्ट हमने पहले से क्या क्या देखा है, i डॉट जे कितनी होगी, i डॉट जे ये होती है 0, नेक्स्ट क्या हो जाएगी j डॉट के, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, नेक्स्ट कितनी हो जाएगी बोलो, नेक्स्ट एक और ले लेते हैं i डॉट के, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, ठीक। सिंपल सा बात है, कोई खास बात इसमें नहीं है, इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। हमने सबसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का सबसे जो बेसिक तरीका होता है उसको लिया है, ठीक है। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, आई डॉट जे, आई डॉट के, जे डॉट के, ठीक। हाँ अब देखो, अब थोड़ा सा बड़ा बड़ा सवाल लेते हैं, ठीक है, थोड़ा बड़ा बड़ा सवाल लेते हैं, कैसे, देखो जैसे अगर हमारे पास एक वेक्टर ऐसे दिया हुआ, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू, ऐसे देखो क्या x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k, और बी वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है x2 i प्लस y2 j प्लस Z2 k, ठीक है, प्लस Z2 k। तुमसे ये पूछा गया कि फाइंड A डॉट B, तुमसे क्या पूछा गया फाइंड A डॉट B, तो तुम्हें करना क्या है, देखो तुम्हें करना क्या है, सबसे पहले A लिखो, A क्या है x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k डॉट, उसके बाद क्या लिखेंगे x2 i प्लस y2 j प्लस z2 k, ठीक है, z2 k, ठीक। अच्छा अब बेसिक मल्टीप्लिकेशन जो हम लोग बचपन में क्या करते थे, 8-9 क्लास में हम लोग जो बेसिक मल्टीप्लिकेशन करते थे उसी का सहारा लेना है, कैसे, देखो सबसे पहले इसको लिखो x1 i, ठीक है, डॉट, अब ये सारा टर्म लिख दो यहां पे,
x2i प्लस y2j प्लस z2k। ठीक, प्लस क्या करेंगे, इसको लिखेंगे y1j, फिर डॉट, फिर सारा जो है लिखो यहां पे x2i प्लस y2j प्लस z2k। ठीक, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, z1k, फिर डॉट क्या लिखेंगे x2i प्लस y2j प्लस z2k। ठीक, अब देखो, अब बात आती है, अब ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो सोचो, जब हम x, इसको एक बार लिख लेते हैं, x1 है ना, x1 i डॉट x2i होगा। ठीक, अच्छा, उसके बाद इसको देखो, प्लस x1 i प्लस डॉट, सॉरी प्लस नहीं होगा, डॉट क्या हो जाएगा, डॉट y2j। ठीक, उसके बाद क्या लिखेंगे, प्लस यहां पे x1i डॉट z2k, ऐसे लिखेंगे, हाँ या ना। प्लस ये सारा चीज अभी हम नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि अभी हमारा एक स्पेशल रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट से हम लिख लेंगे, नहीं तो बहुत लंबा लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो वो रिजल्ट क्या है, अब देखो वो रिजल्ट क्या है। सोचो कि i डॉट, देखो x1 x2 तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, बचा क्या तुम्हारा i डॉट i, क्या बचा तुम्हारा i डॉट i, और i डॉट i कितना होता है 1, i डॉट i क्या होता है 1, या इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पे क्या बचेगा, सिर्फ x1 x2। ठीक, क्या बोला फिर से समझो, एक करके दिखा देता हूं, x1 x2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, यहां पे क्या बचेगा i डॉट i, और अभी हमने फाइंड किया है i डॉट i, वो कितना होता है 1, इसका मतलब इसको हटा करके 1 लिख दो, तो बचा क्या x1 x2, फिर ये प्लस साइन लिखो। अब यहां पे देखो क्या बचा हुआ है, x1 x2 कांस्टेंट है, बाहर कर लो, x1 y2 कांस्टेंट है, बाहर कर लो, क्या बचा हमारे पास i डॉट j, क्या बचा i डॉट j। अच्छा ये बताओ i डॉट j कांस्टेंट है कि वैल्यू, सॉरी i डॉट j की वैल्यू कितनी होगी, i डॉट j की वैल्यू कितनी होगी 90, और सॉरी i डॉट j की वैल्यू कितनी होती है, i मैग्नीट्यूड ऑफ i मैग्नीट्यूड ऑफ j cos 90, और उसकी वैल्यू cos 90 की वैल्यू 0। ठीक, तो टोटल कितना हो जाएगा 0। अभी हमने निकाला i डॉट j कितना होता है 0, तो ये टोटल टर्म हमारे कितना हो जाएगा 0। सिमिलरली अगर इसमें देखें तो x1 z2 तो कांस्टेंट है, i और k के बीच एंगल 90, तो i डॉट k कितना हो जाएगा 0, तो अगेन हमारे पास 0 आएगा। ठीक, अब इससे हमें यह पता चलता है कि सिर्फ हमको x1 और x2 की वैल्यू मिल रही है जो i और i के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक, सिमिलरली अगर तुम इसमें बहुत गौर से देखो तो j और i 0, j और j 1, और j और k 0 होगा, j डॉट i कितना हो जाएगा, j डॉट i 1 होता है ना, नहीं कितना होता है 0, j डॉट i, क्योंकि एंगल कितना हो गया तुम्हारा 90 डिग्री, एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, तो j डॉट i कितना हो गया 0, j डॉट j 1, j डॉट k 0, तो बचा क्या सिर्फ हमारा यहां पे, बोलो y1 y2। सिमिलरली इसमें क्या बचेगा z1 z2, इसको हटा दो ऐसे। ठीक है, सिंपल हम क्या लिख सकते हैं x1 x2 y1 y2 z1 z2, ये हो गया रिजल्ट a डॉट b का। ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है, ये याद रखना है। ठीक, बाकी सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, बाकी सारे टर्म क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा x1 x2 और y1 y2 z1 z2। अच्छा, अब इसमें देखो क्या कोई भी इससे हमें डायरेक्शन का पता चलता है क्या,
नहीं, क्योंकि ना तो आई कैप है, ना जे कैप है, ना के कैप है, हमें डायरेक्शन का बिल्कुल पता नहीं चलता है, इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? स्केलर प्रोडक्ट बोला जाता है। ठीक, अब इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है? जैसे वर्क पता है तुम्हें, वर्क वर्क का डेफिनेशन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा सोचो, फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन वर्क क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। वर्क क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि दो वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर हो सकता है। तो ऐसे जो क्वांटिटीज होंगे उसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? स्केलर प्रोडक्ट में। ठीक है, हालांकि जब तुम इसको धीरे 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 पढ़ोगे तो सारा चीज क्लियर होते जाएगा। ठीक है, अभी ये प्रैक्टिकल एग्जांपल हमने बताया है। वर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है? वर्क इज इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, आओ नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब तुम बहुत आसानी से बता दोगे, अब तुम बहुत आसानी से बता दोगे सारा चीज। जैसे देखो, यहां पे हमने 2i लिखा, ठीक है, 3j लिखा, 4k लिखा, इसको 5k लिखा, इसको 2j लिखा, इसको 3i लिखा। ठीक, अब तुमसे ये पूछा गया a डॉट b क्या होगा बताओ, वेक्टर a डॉट b क्या होगा बताओ। तो तुम्हें सिंपल क्या करना होता है? आई को मल्टीप्लाई करो, जे को मल्टीप्लाई करो, के को मल्टीप्लाई करो। ठीक, तो कैसे करोगे? 2 इंटू 3 6 प्लस y1 y2 होता, x1 x2 होता था, y1 y2 होता था, z1 z2 होता था। तो कितना हो गया? 2 प्लस 3 6 प्लस 5 20। जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 32। ए डॉट भी क्या हो गया? 32। ठीक, अब अगर इसमें माइनस साइन रहे तब क्या करेंगे? अगर इसमें माइनस साइन हो गया यहां पे, ठीक है, तो कुछ नहीं, ये क्या हो जाएगा? 6 और ये प्लस 3 इंटू माइनस 2 कितना हो जाएगा? -6। तब ये माइनस माइनस ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहां पे क्या बचेगा? 20। यहां पे क्या बचेगा? 20। आई बात समझ में? ठीक है, तो ऐसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक, एक और एग्जांपल ले लेता हूं, इसको माइनस कर देता हूं, इसको माइनस कर देता हूं। ठीक, तब जो देखो, तब कितना होगा? ए डॉट बी कितना होगा? 2 माइनस 3 -6, 3 माइनस 2 -6, 4 माइनस 5 -20, यानी कितना आ जाएगा? -32। कितना आ जाएगा? -32। ठीक, समझ में आई बात? हाँ, अब एक दो एग्जाम्पल तुम लोग लिख लो, वो घर से बना करके लाना है। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल लिख लो, वो क्या करना है? घर से बना करके लाना है। ठीक है, चलो डॉट प्रोडक्ट। चलो, एक वेक्टर ए है 5i प्लस 2j प्लस 3k। ठीक, बी वेक्टर है, ठीक है, बी वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस या माइनस 2k। ठीक है, तुमको निकालना है ए डॉट बी। ए डॉट बी क्या होगा? ठीक है, तुमको क्या निकालना है? ए डॉट बी। ठीक है, हाँ, अब दूसरा क्या है? ऐसे दूसरा क्या है कि वेक्टर ए दिया हुआ है, ठीक है, वेक्टर ए दिया हुआ है 2i प्लस 3k प्लस 3j प्लस 4k। ठीक, और बी दिया हुआ है ai प्लस 2j माइनस 2k। ठीक, ऐसे। उसके बाद एक और चीज दिया हुआ है कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी है। ठीक है, वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। तो तुम्हें बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? स्मॉल ए। स्मॉल ए की वैल्यू क्या होगी? स्मॉल ए की वैल्यू क्या होगी? इसको बनाओगे कैसे? ए डॉट बी निकाल लो। ए डॉट बी अगर परपेंडिकुलर है, ए और बी परपेंडिकुलर है, थीटा कितना हो गया? 90। तो ए डॉट बी कितना होगा? 0। उससे कैलकुलेट करके ए की वैल्यू फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है,
ट्राई करना। और क्या क्या हो सकता है इसमें, एंगल निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? एंगल। जैसे फिर छोड़, इतना ही करके लाना, फिर मैं नेक्स्ट क्लास बताऊंगा, ठीक है? इतना ही करके तुम लोग को लाना है, ठीक? ओके, कोई भी डाउट हो तो कॉल कर सकते हो, पूछ लेना, ठीक है ना? ओके, चल बाय।